हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट, जो भी आप कह सकते हैं इसको। और यह यूनिट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जामिनेशन में 50% क्वेश्चंस जो है इस यूनिट से पूछे जाते हैं, या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस यूनिट का जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। या क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि चैप्टर है। यह चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और क्लास 12 में सबसे बड़ा चैप्टर भी है। टोटल इसमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। इस यूनिट में टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें 4 चैप्टर जो है आपको रे ऑप्टिक्स से आते हैं और 3 चैप्टर जो है आपके वेब ऑप्टिक्स से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि ऑप्टिक्स आखिर होता क्या है, ऑप्टिक्स को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स के जितने भी यूनिट है, चैप्टर है, उनका एक डेफिनेशन है, एक अपना परिभाषा है। तो ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं, एक्चुअली में होता क्या है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी कहने का मतलब क्या है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स का वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी फिनोमिना है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स की जिस शाखा में हम लोग, भौतिकी विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग प्रकाश और प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी कि प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाशिकी जो है, इसको कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है, तो इसको मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है आपको रे ऑप्टिक्स, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। वेव ऑप्टिक्स, हिंदी में इसको तरंग प्रकाशिकी और इसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। मतलब ऑप्टिक्स जो होता है 2 भाग में डिवाइड है इसका, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो अब जो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के रूप में क्यों इसको बांटा गया। जैसे हमने जब कहा कि प्रकाशिकी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश और उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो फिर इसका 2 भाग क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश जो है वह आपको किरण के रूप में भी उसके विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है और तरंग के रूप में भी की जा सकती है। मतलब कि प्रकाश दोनों रूप में चलता है, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। इसलिए 2 भाग इसका बनाए गए, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि किस प्रकार से किरण प्रकाशिकी में जो है कि डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से तरंग प्रकाशिकी में जो है कि डेवलपमेंट हुआ। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने वाला है। किरण प्रकाशिकी जो होता है, इसको जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों जो होते हैं क्या होते हैं। तो किरण प्रकाशिकी कहने का मतलब कि प्रकाशिकी का एक भाग है। तो किरण प्रकाशिकी क्या होगा, तो प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के जो भी घटना होगी उसको हम लोग कण मान करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे। जैसे साइंटिस्टों का एक ग्रुप है, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो किरण प्रकाशिकी को मानते हैं, यानी प्रकाश को कण के रूप में मानते हैं, और कुछ साइंटिस्ट जो हैं प्रकाश को तरंग के रूप में एज्यूम करते हैं। तो कहने का मतलब कि एक सेट है ऑप्टिक्स का जिसमें प्रकाश को कण माना गया है, और एक सेट है जिसमें प्रकाश को तरंग माना गया है। तो साइंटिस्टों का ग्रुप जो है अलग अलग है। कुछ साइंटिस्ट आपको वेव ऑप्टिक्स में बिलीव कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं रे ऑप्टिक्स में बिलीव करते हैं।
परंतु आगे जाकर आपको पता चलेगा कि दोनों का मानना जो है कि अनिवार्य हो जाएगा और तब आएगा लाइट का ड्यूल नेचर, यानी कि उसका डबल जो है कि नेचर होगा रे का भी और वेव का भी। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स जो है वह डेवलप कैसे किया। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसमें अपने कौन से तथ्य को रखा, कौन से कॉन्सेप्ट को रखा। तो चलिए बात करते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो इसमें ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में इसका डेवलपमेंट कैसे किया गया उसकी मैं बात करता हूं यहाँ पर। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर रे ऑप्टिक्स, या फिर इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, किरण प्रकाशिकी को, किरण प्रकाशिकी, जिसको ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कहा जाता है। अभी हम लोग न तो प्रकाश को डिफाइन करेंगे, न ही प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो फंडामेंटल जो है इसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वीडियो 12th बेसिस पर बनाया जा रहा है और आप लोग क्लास 10th में परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण ढेर सारी घटनाओं को पढ़े होंगे। उसी का जो है कि डीपली जो नॉलेज जो है यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह अपने कॉपी में नोट करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं कि रे ऑप्टिक्स जो है, किरण प्रकाशिकी जो है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ। तो यह स्टार्ट हुआ ग्रीक देश से। यह स्टार्ट हुआ कहां से? ग्रीक देश से स्टार्ट हुआ। ग्रीक में इसको बतलाया गया सबसे पहले रे ऑप्टिक्स को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है कि ग्रीक देश में सबसे पहले यह खोज हुआ कि प्रकाश जो होती है वह संचरित होती है, गमन करती है सीधी रेखा पथ पर, सरल रेखा पथ पर प्रकाश जो है गमन करती है। इसके बारे में सबसे पहले बताया गया कहां? तो ग्रीक देश में। और फिर इसी में आगे जाकर यह भी पता चला कि एक यूक्लिड आए सबसे पहले इसमें, और यूक्लिड ने लगभग 300 BC बतलाया अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम था कैटोट्रिक्स। यह अपनी बुक में बतलाया कि कोण आई और कोण आर के बीच में, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। यानी कि ग्रीक्स में जब यह खोज हुआ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, तब उसी वक्त यूक्लिड ने लगभग 300 BC अपनी बुक, किस बुक में? तो कैटोट्रिक्स बुक में यह जिक्र किया कि प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है उसमें जो आपतन कोण होते हैं, परावर्तन कोण होते हैं, ये दोनों वहां पर मौजूद रहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बतलाया? तो यूक्लिड ने बतलाया। यूक्लिड के बाद आपको आते हैं हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। फर्स्ट नंबर पर इसको यदि हम लिख दें, तो सेकंड नंबर पर अगर बात करते हैं हम लोग हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इन्होंने क्या बताया? रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, यानी कि अपवर्तन के बारे में। हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने पथ को बदल देगी। तो सबसे पहले हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने यह बताया कि लाइट का रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातें उन्होंने उस वक्त बतलाई, परंतु पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं आया था, लेकिन उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ बातें जो है कि रख दिया। उसके बाद यदि हम बात करें, आप एक एक करके सभी पॉइंट को देखते रहिएगा कि ग्रीक में सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में बताया गया। यूक्लिड ने यहाँ पर आपको 300 BC अपनी बुक जो था कैटोट्रिक्स बुक जो था उसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में भी कुछ बतलाया। उसके बाद हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में भी यहाँ पर समझाया। और
फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्लॉडियस पेटोल्मी। इन्होंने लगभग 130 एडी, पेटोल्मी ऑफ एलेक्जेंड्रिया, इन्होंने लगभग 130 एडी में यह बताया कि जो कोनआई जो होता है और कोनआर जो होता है वह अलग अलग माध्यम यानी कि विभिन्न माध्यम में कितना कोण बनाता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्लॉडियस जो पेटोल्मी ऑफ एलेक्जेंड्रिया थे, इन्होंने 130 एडी में यह कंफर्म कर दिया कि भिन्न माध्यमों में जो होता है वह आपतन कोण जो होता है और जो आपको परावर्तन कोण जो होता है वह अलग अलग माध्यम में किस प्रकार से होता है, या फिर अपवर्तन कोण भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ये जो होते हैं भिन्न माध्यमों में जो है किस प्रकार से जो है कि मेजर किए जाते हैं, मापे जाते हैं अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। क्योंकि विभिन्न माध्यम जब आएगा तो फिर परावर्तन कोण नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो किस प्रकार से भिन्न माध्यमों में आपतन कोण अपवर्तन कोण जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, इस प्रकार से इन्होंने 130 एडी में यह कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं बचा है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे जाकर क्या होगा। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि जो एलेक्जेंड्रिया जो थे, क्लॉडियस पेटोल्मी एलेक्जेंड्रिया जो थे, उन्होंने मेजर किया विभिन्न माध्यम में प्रकाश के जो अपवर्तन की जो घटना थी उसके आधार पर आपतन कोण अपवर्तन कोण के बारे में। तो अब आगे चल करके फिर आए आपको फ्रांसिस ने क्या बताया, फ्रांसिस ने भी आइडिया दिया। किसके बारे में आइडिया दिया, इन्होंने आइडिया दिया लेंसेस के बारे में। जो लेंसेस होते हैं, जो ग्लास में लेंसेस जो होते हैं, उस लेंसेस के बारे में इन्होंने आइडिया दिया लगभग 1280 यानी 1280 में इन्होंने आइडिया दिया कि लेंस का भी ऑप्टिक्स में उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद लगभग 1609 में गैलीलियो आते हैं और गैलीलियो ने सबसे पहले जो है कि टेलीस्कोप के बारे में बताया, टेलीस्कोप के बारे में बताया। देखिए किस प्रकार से ऑप्टिक्स में जो है कि रिसर्च होते जा रहा है, और जब जब साइंटिस्ट आए अपने अपने समय में तो किस प्रकार से उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को रखा। तो गैलीलियो ने 1609 में टेलीस्कोप के बारे में बताया, और फिर उसके बाद आपको फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वान लियोनहोफ। इन्होंने क्या बताया, माइक्रोस्कोप के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, तो माइक्रोस्कोप के बारे में बताया। और फिर फिजिक्स के क्षेत्र में या फिर आप कह सकते हैं ऑप्टिक्स के क्षेत्र में एक ऐसी घटना के बारे में बताया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा कि पूरे प्रकाश में तहलका मचा दिया। यानी कि पूरे प्रकाश के क्षेत्र में एक ऐसा दौर आया जो एक अलग किस्म की घटना के बारे में बताया गया, जिनका नाम था केपलर। यानी कि केपलर नामक साइंटिस्ट ने, यानी कि इनको पूरा बोला जाए तो फुल नेम जॉन केपलर था, यानी जॉन केपलर ने फिर आकर यहाँ पर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में एक तहलका मचाया। किस घटना के द्वारा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं TIR, इसको पूरा बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जिसको आप क्लास 10th में पढ़े होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में उन्होंने बताया। यानी कि जॉन केपलर ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया।
कि जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है प्रकाश का, तब आपको बहुत सारी घटनाएं घटती है जो आगे जाकर पता चला, उस समय नहीं पता चला था। आगे जाकर पता चला कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है, पानी की बुलबुला चमकता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण आकाश में बरसात के दिनों में, वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ढेर सारी घटनाओं के बारे में पता चला जब उन्होंने TIR के बारे में बतलाया। इस प्रकार से केपलर ने बतलाया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, इसी ढंग से अब आगे भी रे ऑप्टिक्स के क्षेत्र में डेवलपमेंट होते गया और इसके बाद आपको 7वें नंबर पर यदि हम रखें तो लगभग 1621 ईस्वी के आसपास में स्नेल नामक साइंटिस्ट आते हैं। 1621 में स्नेल नामक साइंटिस्ट आते हैं और स्नेल्स ने फिर क्या बतलाया, तो इन्होंने बतलाया प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बतलाते हैं। और इसमें इन्होंने बतलाया कि जो आपतन कोण होता है और जो अपवर्तन कोण जो होता है, दोनों की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसको आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा। तो स्नेल्स ने भी अपना योगदान दिया है ना। ठीक उसी प्रकार से आगे फिर साइंटिस्ट आते हैं और अपने अपने कॉन्सेप्ट को रखते जाते हैं। तो आप इसका भी सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी जो है कि आपके नॉलेज का चीज है, बहुत काम देगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हुआ, अब क्या हुआ रे ऑप्टिक्स के डेवलपमेंट में। तो 1658 ईस्वी में फिर फेरमेट साइंटिस्ट आए और उसके बाद इन्होंने बताया प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का मतलब क्या है कि प्रकाश जो होता है वह शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करना चाहता है। मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह यह तय करता है कि उसे किस रास्ता से जाना पड़े कि सबसे कम टाइम उसको लगे। तो फेरमेट नामक साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के बारे में बताया 1658 ईस्वी में। उसके बाद 1660 ईस्वी में डिफ्रैक्शन यानी कि जो है विवर्तन के बारे में बताया गया। किनके द्वारा, तो ग्रिमाल्डी नामक साइंटिस्ट थे। तो ग्रिमाल्डी नामक साइंटिस्ट ने बताया डिफ्रैक्शन के बारे में। हालांकि डिफ्रैक्शन क्या होता है इसका एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1667 ईस्वी में न्यूटन ने फॉरवर्ड किया आपको अपने थ्योरी को, और फिर उसके बाद इन्होंने बतलाया कि व्हाइट लाइट में जो होता है वह 7 कलर होता है, 7 कलर। और 7 कलर का खोज उसी समय हुआ था जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बतलाया था। वह लगभग जो था 1666 ईस्वी की घटना थी। 1667 ईस्वी में उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि हाँ भाई 7 रंग होते हैं और 7 रंग जो है किया डिफिनिट जब हो गए, वह निश्चित हो गए। जैसे कि 1666 ईस्वी में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में उन्होंने बतलाया। तो जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बतलाया तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे सर आइजैक न्यूटन के बारे में कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं या नहीं होते हैं। यह विश्वास करने वाली बात नहीं थी ऑप्टिक्स के क्षेत्र में, यानी कि रे ऑप्टिक्स के डेवलपमेंट में। तब उनको और जो है उससे रिलेटेड ढेर सारे जो तथ्य रखने थे साइंटिस्टों के सामने, जिससे यह साबित हो जाए कि प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। उसमें भी उनको 1 वर्ष का समय लगा और तब उन्होंने 1667 ईस्वी में न्यूटन ने 7 कलर के बारे में कंफर्म कर दिया कि होते हैं। 1670 ईस्वी में फिर आपको लिनस नामक साइंटिस्ट आते हैं, बेर्थोलिनस आते हैं। उन्होंने डबल रिफ्रैक्शन के बारे में बताता है, यानी कि 2 बार प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जिक्र किया। फिर उसके बाद 1675 ईस्वी में न्यूटन आए और अपने जो कर्पेस्कुलर थ्योरी था लाइट का उसको फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया। इसका मतलब क्या है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में उन्होंने आगे बढ़ाया। और यहीं से हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 12th में कि कर्पेस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत क्या होता है। और लास्ट में आपको 1676 ईस्वी में रोमर नामक साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट का एक फाइनाइट वेलोसिटी होता है, एक निश्चित चाल होती है, यानी कि प्रकाश की चाल का जो मेजरमेंट जो था, वह मापन जो था 1676 ईस्वी में आपको रोमर नामक साइंटिस्ट ने किया था।
तो इस प्रकार से आपको रे ऑप्टिक्स का डेवलपमेंट हो गया, मतलब इसका जो है ब्रीफ थ्योरी हुआ कि रे ऑप्टिक्स में कौन कौन सी घटनाएं घटी, किस साइंटिस्ट ने क्या बताया। और अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में कि इसकी शुरुआत जो है वह कहाँ से होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स जो है उसकी शुरुआत जो है कहाँ से होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि वेव ऑप्टिक्स जो है वह हाइगेंस नामक साइंटिस्ट का दिया हुआ है, यानी कि बीज रोपण जो है हाइगेंस ने किया वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स जो होगा इसका मतलब क्या है कि प्रकाश का अध्ययन हम लोग किसके रूप में करेंगे, तरंग के रूप में करेंगे। वेव ऑप्टिक्स जो होंगे इसमें सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने आया, तो 1678 यानी कि 1675 में जो घटना घटी न्यूटन के कर्पस्कुलर थ्योरी था, उसके लगभग 3 वर्ष के बाद हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने बतलाया वेव थ्योरी के बारे में कि लाइट का एक वेव थ्योरी होता है। उन्होंने पार्टिकल्स थ्योरी को नहीं माना, गलत कर दिया। न्यूटन के द्वारा बताया गया जो कणिका सिद्धांत है उसको कैंसिल किया। किसने, तो हाइगेंस ने कैंसिल किया। इन्होंने कहा कि वेव थ्योरी है। तब इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले जो साइंटिस्ट थे वह थॉमस यंग थे। यंग ने कहा कि यदि लाइट के पास वेव थ्योरी है तो आप बताइए कि वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं जैसे साउंड एक वेव है, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं जब बोल रहा हूं तो आपके कानों तक जो मेरी साउंड जो जा रही है, इस साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है। जैसे हमारे आपके बीच में हवा है, एयर है, एयर के सहारे यह वेव ट्रेवल कर रहा है। तो यही क्वेश्चंस को हाइगेंस के सामने यंग्स ने रखा। यंग्स ने कहा कि आप ठीक है, आप बोलते हैं कि वेव थ्योरी है, लाइट का वेव थ्योरी है, ठीक है मानते हैं, परंतु वेव को ट्रेवल करने के लिए तो मीडियम की आवश्यकता होगी। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में ढेर सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, जिसको निर्वात कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है, और इसके बीच में ढेर सारे ऐसे जगह है जो पूर्ण रूप से वैक्यूम है, यानी कि निर्वात है। निर्वात कहने का मतलब कि जहां कुछ भी ना हो, एम्प्टी स्पेस जो होता है उसी को हम लोग निर्वात कहते हैं। तो यंग्स के सवाल का जवाब देने में इनको काफी समय लगा। कुछ महीनों के बाद हाइगेंस ने कहा कि हाँ ठीक है, मीडियम है। कौन सी माध्यम है, तो निर्वात में भी उन्होंने कहा कि जहां आप निर्वात कर रहे हैं वहां पर उन्होंने कहा कि इथर नामक माध्यम की कल्पना की। किसने की, तो हाइगेंस ने की। तो फिर परंतु जो है यहाँ पर हाइगेंस यंग के साथ एक फ्रेनल साइंटिस्ट आए, और फ्रेनल ने भी साथ मिलकर के यह क्वेश्चन किया कि इथर कहाँ है, हमको दिखाइए। जैसे कहा जाता है कि साइंस में आपको सिर्फ कह देने से नहीं होगा, हर एक थ्योरी का, हर एक जो डिस्कवर हुआ, जो भी चीजें यहाँ पर इन्वेंशन हुआ, हर चीज के लिए मतलब एक अलग तथ्य रखना पड़ता है, एक अलग कॉन्सेप्ट आपको समझाना होगा। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने जब 1666 में आपको प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बतलाते हैं, तो उनको लगभग 1 वर्ष का समय लगता है यह कह देने में कि प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण है। जबकि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में यह क्लियर हो चुका था कि प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण है, यह क्लियर कॉन्सेप्ट था। जबकि यह घटना 1666 में हुई थी। लेकिन ढेर सारे वैज्ञानिकों ने यह सवाल उनसे किया कि आप साबित कैसे कीजिएगा कि प्रकाश में 7 रंग होते ही हैं, जबकि नजर आ रहा है। इस सवाल को जवाब देने में न्यूटन को 1 वर्ष का समय लगा, और तब उन्होंने 1667 ईस्वी में यह सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ, व्हाइट लाइट जो होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब इन्होंने कुछ महीनों के बाद वेव थ्योरी के बाद जब इथर नामक माध्यम के बारे में बतलाया, तो यहाँ पर यंग के साथ फ्रेनल भी अब सवाल करने लगे कि यह इथर माध्यम कहाँ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इथर माध्यम होता है कि नहीं, या अपने मन से अपनी कल्पना कर ली। तब हाइगेंस बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप जैसे पानी के अंदर में रह करके या फिर कोई दूसरे मीडियम में रह करके उस माध्यम को आप नहीं देख सकते, उस माध्यम के कण की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इथर संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में इथर फैला हुआ है।
और यदि आपको ईथर को देखना है तो ब्रह्मांड से बाहर जाना होगा। जैसे पानी को देखने के लिए हमें पानी से बाहर आते हैं और तब पानी नजर आता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने यंग और फ्रेनल को समझाया कि ईथर को देखने के लिए ब्रह्मांड से यूनिवर्स से बाहर जाना होगा, जो कि संभव नहीं था। तो कहने का मतलब कि जो भी था काल्पनिक माध्यम था, ईथर की कल्पना किया उन्होंने और कहा कि यही ईथर जो है इसी के द्वारा जो है लाइट वेव के रूप में आगे की ओर प्रोपेगेट करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यंग्स के यह थ्योरी जो था यह लगभग जो है 1803 मतलब 1803 में इन्होंने बतलाया था और इन्होंने फिर वेव के बारे में बतलाया और इन्होंने कहा कि यह जो है लाइट तो वेव है लेकिन यह अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग इन्होंने कहा। परंतु ये वेव थ्योरी में हाइगेंस जो है इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कह दिए थे, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग कहे थे, जिसको यंग और फ्रेनल दोनों मिलके अपने थ्योरी के द्वारा, अपने अनेक सिद्धांत के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है। यह बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, तरंग है परंतु अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। जब मैं वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ाऊंगा उस समय इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि कैसे प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहा जा रहा है। इसके अलावा इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा गया, लेकिन यह दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा बतलाया गया। फिर 1808 ईस्वी में एक मेलेस्ट नामक साइंटिस्ट आते हैं और मेलेस्ट ने अपने एक नियम दिया जो क्लास 12 का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इन्होंने बतलाया पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहने का मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवन, यानी कि प्रकाश की जो ध्रुवन जो घटना थी उसके बारे में बतलाया मेलेस नामक साइंटिस्ट ने 1808 ईस्वी में। और फिर 1815 ईस्वी में एक फ्रेनल जो साइंटिस्ट जो थे, फ्रेनल ने 1815 ईस्वी में प्रकाश के डिफ्रैक्शन जो था, यानी कि विवर्तन जो था, प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताया। जैसे प्रकाश से रिलेटेड ढेर सारी घटनाएं हैं, परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, तो इन्होंने डिफ्रैक्शन के बारे में बतलाया। तो कहने का मतलब क्या है कि आज हम लोग सीखें कुछ फंडामेंटल जो आवश्यक जो चीजें जो थी उसके बारे में हम लोग ऑप्टिक्स के अंतर्गत में जिक्र किए, जिसमें आपको बतलाया गया कि रे ऑप्टिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वेव ऑप्टिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना। अब हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो चैप्टर है आपका प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, गोलीय सतह से परावर्तन अपवर्तन और ढेर सारे पॉइंट जैसे मानव नेत्र हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, लेंसेस हो गए, विभिन्न प्रकार के थ्योरी जो हैं उनके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।